नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर क्या रह गई लोकसभा चुनाव में। चारों तरफ से उस पर हमले होने लगे हैं और उस पर भी किस पर हमले हो रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये यूं कहें कि सरकार और संगठन के जो मुख्य नेतृत्व करता था, उनमें दो ही लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी में आता है, चाहे वो एनडीए की सरकार चला रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अध्यक्ष कोई हो, महासचिव कोई हो, संगठन महासचिव कोई हो। लेकिन ये कहा जाता है और ये सही भी है कि पार्टी इस 10 साल के दौरान सिर्फ दो लोग चला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पार्टी के कभी अध्यक्ष नहीं बने, और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री उनको अब बनाए रखा है, उनकी पोजीशन को उसी तरीके से रखा है, कोई उसमें कमी नहीं है। संगठन में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्ष जल्दी ही दूसरे बदले जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जेपी नड्डा ही है। मैं बात कर रहा था जो चौतरफा हमले की। तो चौतरफा हमले में एक तो बहुमत से कम सीटें रहने पर जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो तो अपना दबाव बना ही रहे हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री इटली की यात्रा पर गए हैं G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इधर बीच जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी तमाम आवाजें मुखर हो रही हैं और गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से भी ये बात आ रही है कि अगर जीत के लिए प्रधानमंत्री को श्रेय दिया जाता है, चूंकि उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, किसी और के नाम को आगे नहीं किया गया, तो अगर हार हुई है तब भी उन्हीं के नाम की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्हीं को इसकी जो हार है उसका भी जिम्मेदार क्यों नहीं बताया जाना चाहिए? यानी क्रेडिट लेने के लिए तो वो है, क्या जिम्मेदारी लेने के लिए कोई और आएगा? उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा खास तौर पर हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर में उसकी बात करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन, जो पूरा उनका आधार है, पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो एक कह लीजिए कि उसकी जो पहुंच होती है, उसके पीछे जो एक पूरा सिस्टम काम करता है, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। कुछ दिन पहले अभी आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि अहंकार ले डूबा, इस तरह की उन्होंने बातें की। यह अहंकार का निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर था कि हर चीज को मैं, अपना, मेरा, इसी तरफ बना देना, इसी का पूरा नतीजा है, उसी का खामियाजा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे, अब लेटेस्ट बयान आया है इंद्रेश कुमार का, जो कि आरएसएस के बड़े नेता हैं। आरएसएस की एक संस्था है, उसी का आनुषंगिक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसकी जिम्मेदारी मुसलमानों को आरएसएस के साथ जोड़ने की और फिर परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की है। उसके प्रमुख हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार ने तो बहुत मोहन भागवत से भी ज्यादा कड़े शब्दों में कहा कि जिनको इतना अहंकार हो गया था, भगवान राम के नाम का भी दुरुपयोग किया, उन लोगों को सीधे तौर पर भगवान श्री राम ने आईना दिखाया है और 303 से 241 पर ला करके पटक दिया है। इस तरह से उन्होंने निशाना साधा। इसमें भी कोई किसी तरह का संदेह नहीं है कि यह निशाना किसकी तरफ है, किसके अहंकार की बात हो रही है। अहंकार किसके भीतर आ गया था? कौन था जो अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था? कौन था जो भगवान को लाने का श्रेय लेने लगा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम को, जो कि उनकी जन्मस्थली रही है, जो कि सदियों से वो स्थल भगवान राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये प्रचारित किया जाने लगा कि भगवान राम को लाने वाले ये तो कौन है? जाहिर सी बात है कि उन्हीं के ऊपर इंद्रेश कुमार का निशाना है। उससे पहले मोहन भागवत जी का भी निशाना उन्हीं की ओर था। तो ये चौतरफा हमले जो हो रहे हैं, उनका भी ये निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उनके जो अपने सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से भी, और सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सीधे तौर पर एक कार्यक्रम में कह दिया कि
वो इसकी जिम्मेदारी, जो हार की जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी ने, यानी सहयोगियों की पार्टी ने तो पूरा का पूरा अपना सहयोग दिया है। लेकिन मोदी और योगी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि बाद में उनकी पार्टी की तरफ से इसका खंडन आया कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। लेकिन सच्चाई है कि इस तरह की बातें सहयोगी दलों में भी हो रही हैं, और सहयोगी दलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी हो रही। आपने पिछले कुछ दिनों में कई इस तरह के वायरल वीडियो सुने होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हैं, नेताओं के हैं, क्योंकि अभी बड़े स्तर के नेता मुखर होकर के इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बातचीत का लेवल, आपस में एक दूसरे के ऊपर जोड़ तोड़ मची है कि आपने हमें हराया और इन्होंने उनको हराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि सीधे तौर पर संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में वाक युद्ध चल रहा है। पर्चे तक बांटे गए और उसकी जांच तक हो रही है। और एक दूसरे के खिलाफ अब केवल चुनाव में साथ देने न देने का मामला नहीं है, बल्कि उनके जो एक दूसरे के काले कारनामों, कथित तौर पर काले कारनामों की लिस्ट भी एक दूसरे की ओर से जारी की जा रही है। तो इन सब के पीछे यही है कि चूंकि अब संगठन पर भी, संगठन में वो मजबूती नहीं रह गई है जिसकी वजह से कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों से तो ऐसा नहीं हुआ, जबकि अभी काफी दिनों से ये लगातार चल रहा है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक उंगली उठ रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में उठ रही है। और वो ये है कि यदि प्रधानमंत्री ने खुद को अपना चेहरा बनाया था कि पूरा चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, अगर ये आत्मविश्वास था, तो इस आत्मविश्वास का जो प्रतिफल है, उसका जो परिणाम है, वो तो खुद उनकी सीट पर दिखाई पड़ गया। वाराणसी सीट से मोदी जी की जीत का मार्जिन महज 1.5 लाख वोटों का रह गया। वो भी कुछ कार्यकर्ताओं का ये वीडियो वायरल हुआ है कि ये 1.5 लाख वोट भी किसी तरह से मैनेज किए गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये बीजेपी के कार्यकर्ता का इस तरह का वायरल बयान है, और ऐसा कहने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई चीजें कोई नहीं कह रहा है। और बड़े नेता अभी खामोशी है, जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी वो अभी मुखर नहीं होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरी उम्मीद है कि मुखरता के साथ वोकल होकर के लोग सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगे। वाराणसी में ये बातें हो रही हैं कि इतने सारे रोड शो किए प्रधानमंत्री ने, वहां पर रैलियां की, कई वाराणसी के आसपास कई लोकसभा क्षेत्रों में की, बावजूद इसके वहां की सारी, लगभग सारी सीटें आसपास की वो हार गए। बनारस का भी मार्जिन महज 1.5 लाख का रहा। 2019 में ये मार्जिन करीब 5 लाख का था, 4,80,000 वोटों का था। तो कहाँ वो आपका फेस धूमिल हो गया। और यदि कॉन्फिडेंस आपको इतना था कि आप अपने ही चेहरे पर लड़ेंगे, किसी दूसरे का नाम नहीं लाएंगे, किसी और को श्रेय नहीं लेने देंगे, तो फिर ये कॉन्फिडेंस आपका कहाँ चला गया? और था कैसे कॉन्फिडेंस, किस वजह से, क्या सर्वे आपने कराया था? इस तरह की बातें बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से जब आपसी बातचीत होती है, तो उसमें निकल करके आ रही। महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अपनी बिल्कुल वाराणसी से लगी हुई सीट, बल्कि चंदौली जिला पहले वाराणसी में ही था, उस चंदौली सीट से वो हार गए। आजमगढ़ हार गए, मऊ हार गए, घोसी हार गए, मछली शहर हार गए। इधर की तमाम सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई, पूर्वांचल की, जहां छठे और सातवें फेज में हुए थे। इलाहाबाद जैसी सीट हार गए, जहां की पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे थे। तो इस तरह से ये जो सवाल है और ये जो निशाने लग रहे हैं, वो सीधे सीधे तौर पर निशाने पर अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में अमित शाह भी। 10 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी ही पार्टी, अभी तक तो घटक दलों के लोग भी, घटक दलों के नेता भी जल्दी प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करते थे, नहीं करते थे क्या, कभी किए ही नहीं। ये अलग बात है कि जेडीयू बीच में 1 बार 2 बार उससे अलग हो गया, वो मामला अलग है। लेकिन सीधे तौर पर हार और जीत के लिए प्रधानमंत्री की ओर उंगली उठाने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन अब बहुमत से महज 20 32 सीट 30 सीट अगर दूर चले गए हैं, तो उसका परिणाम यह है कि अब सीधे तौर पर उंगलियां उठने लगी हैं।
एक बात का जिक्र आपको और करना चाहूंगा, वाराणसी में इस बात को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं कि वहां पर सारा का सारा जो काम केंद्रीय योजनाओं के जरिए हो रहा था, उन सारे कामों का पूरा उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स को, गुजरात के लोगों को दे दी गई थी। स्थानीय लोगों से कोई मतलब नहीं रह गया था। इस बात को लेकर के भी वहां के लोगों में बेहद नाराजगी, और शायद जो चुनाव परिणामों में ये चीजें दिखी हैं वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। और चूंकि गुजरात का संबंध प्रधानमंत्री मोदी से है, गृह मंत्री अमित शाह से है, तो उनकी बातचीत भी सीधे उन्हीं के थ्रू हो रही थी। तो स्थानीय नेता उन आरोपों को भी अब प्रधानमंत्री पर ही लगा करके और खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों के दबाव में भी हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी दबाव में हैं। दूसरे आरएसएस का जो इस तरह से चौतरफा दबाव पड़ रहा है, इन दबावों के बीच ये सरकार कितनी स्थिर रह पाएगी, इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये बयान आया है कि एनडीए सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, यद्यपि इंडिया गठबंधन इस सरकार का पूरा सहयोग करता रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।